हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश वाले सर जी में। और मैं हूं आपका दोस्त वैभव। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में आप जान चुके हैं कि मैं कौन हूं, कौन था, क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं, कब तक कर रहा हूं। ये सारी चीज़ें आप मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। नहीं देखी हो तो एक बार देख लीजिएगा। और आज से हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम पूरे दिन में जो भी बात करते हैं वो लाइंस में करते हैं, लाइन बोल बोल कर, और वही लाइन आपस में जोड़ जोड़ कर हमारी पूरी बात बन जाती है। पूरे दिन की जो भी हमारी बातचीत होती है, कभी नोट करना आप, जो भी हम पूरे दिन में बात करते हैं वो छोटी छोटी लाइंस बोलकर करते हैं, और यही लाइंस आपस में मिलकर पूरा का पूरा एक हमारी बात बन जाती है। यानी कि ये जो लाइंस होती हैं ग्रामर में हम इन्हें बोलते हैं सेंटेंस। हमारी पूरे दिन की बातचीत सेंटेंसेज में होती है ना। और यही सेंटेंस मिला मिलाकर हम अपनी पूरी बात यानी कि कन्वर्सेशन, अपनी पूरी स्पीच बना लेते हैं, अपना पूरा डायलॉग बना लेते हैं सेंटेंसेस को जोड़ जोड़ कर। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। 3 लाइनें बोली इसने, 3 सेंटेंसेस बोले इसने कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, आज मैंने कुछ भी नहीं खाया। हो गए 3 सेंटेंसेस। और यही 3 सेंटेंस इसके मिलकर पूरी इसकी कन्वर्सेशन यानी इसका पूरा डायलॉग बन गया, इसकी पूरी बात बन गई जो उसने कही। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारी पूरे दिन की बातचीत सेंटेंसेस में होती है, और यही सारे सेंटेंसेस हम जोड़ जोड़ के अपनी पूरी बात बना लेते हैं, पूरा अपना डायलॉग बना लेते हैं, स्पीच बना लेते हैं। तो अगर हमें इंग्लिश बोलनी है या कोई भी लैंग्वेज अगर बोलनी है या सीखनी है, लिखनी है, तो उसके लिए हम उस लैंग्वेज के सेंटेंसेस को बनाना सीख लें। अगर हम सेंटेंस बनाना सीख गए तो इन्हीं सेंटेंसेस को हम आपस में जोड़ जोड़ कर जब बना लेंगे, तो इन्हीं को जोड़ जोड़ कर हम अपनी पूरी बात कर भी सकते हैं मुंह से बोलकर, और हम अपने मन से आंसर्स को बनाकर अपने लिख भी सकते हैं। छोटे छोटे सेंटेंस बनाना कर हम अपने पूरे आंसर भी लिख लेंगे, मतलब हम अपनी पूरी बात को लिख भी सकते हैं। तो क्यों ना हम सेंटेंस बनाना ही सीख लें, है ना। तो ठीक है, चलो सेंटेंस बनाना सीखते हैं। सेंटेंस की सबसे सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है लेटर्स। कुछ लोग कहेंगे साउंड, हाँ होती है साउंड, लेकिन आप लोग लेटर्स से शुरुआत कीजिए, उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। तो लेटर्स से शुरुआत होती है किसी भी सेंटेंस की, ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए। लेटर्स होते हैं 26 A to Z। ये जो लेटर्स होते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। इसमें से 5 होते हैं वॉवेल्स और 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवेल्स होते हैं वो होते हैं A E I O U, और इन 5 लेटर्स को छोड़ के जितने भी 21 लेटर्स बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स, B से लेके Z तक। ठीक, जो वॉवेल्स होते हैं उनको बोलने के लिए ना तो हमें अपनी जीभ और ना अपने होंठ कहीं आपस में टच करने होते हैं। A E O U कुछ भी टच नहीं करना पड़ा। लेकिन इसी के अपोजिट अगर ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, इन कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए हमें या तो अपनी जीभ आपस में कहीं लगानी पड़ती है अंदर, या हमें अपने कहीं होंठों का यूज करना पड़ता है। यानी कि कॉन्सोनेंट्स को बोलने के लिए हमें अपनी जीभ या अपने होंठों का इस्तेमाल जरूर करना पड़ता है, और वॉवेल्स को बोलने के लिए ना तो हमें अपने होंठों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ना ही हमें अपनी जीभ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तो हुए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लेटर्स लिखे हैं I K G N। ठीक, इन लेटर्स को पढ़ के मुझे बताइए जरा क्या लिखा है। I K G N क्या लिखा है ये? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं, ये तो खाली लेटर्स हैं। इन्हीं लेटर्स को अगर मैं एक सही अरेंजमेंट में अगर लगा दूं, जैसे KING, अब कुछ सही लग रहा है ना। क्या लिखा है? किंग। वेरी गुड। यानी कि अगर हम लेटर्स को अगर सही अरेंजमेंट लगा दें तो वो वर्ड बन जाता है जिसका एक मीनिंग निकल के आता है, किंग। किंग यानी कि राजा। वर्ड समझ गए? अब जैसे ये वर्ड लिखा था किंग, ठीक, अब इस वर्ड में मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूं, ब्रेव किंग, यानी कि बहादुर राजा। अब राजा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली कि बहादुर राजा की बात हो रही है। अब ब्रेव किंग, इससे पहले मैंने बोला था किंग, तो वो केवल वर्ड था, कोई इंफॉर्मेशन उसे नहीं मिल रही थी राजा के बारे में, क्या कुछ नहीं बताया था, राजा। ठीक, लेकिन अब राजा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली, अ ब्रेव किंग, एक बहादुर राजा। हाँ हाँ आगे बोलो, क्या बहादुर राजा? कुछ कहना चाह रहे हो? क्या बहादुर राजा? बहादुर राजा हंस रहा है,
बहादुर राजा रो रहा है, लड़ रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है? बहादुर राजा के बारे में क्या कहना चाह रहा हूँ? वो तो कुछ बताया ही नहीं। एक बहादुर राजा, अ ब्रेव किंग, तो जानकारी दे रहा है लेकिन इनकम्प्लीट दे रहा है, इसलिए ये फ्रेज है। वर्ड से तो बड़ा है, वर्ड से तो ज्यादा ही जानकारी दे रहा है कि बहादुर भी बता रहा है उस राजा के बारे में, बहादुर है वो, लेकिन क्या कर रहा है वो राजा उसके बारे में तो नहीं बताया ना, इसलिए ये फ्रेज है। ठीक, अब इसमें मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूं। अभी तक लिखा था ब्रेव किंग, अ ब्रेव किंग, अब इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैंने ऐड कर दी, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन, बगीचे में बहादुर राजा। अच्छा, बगीचे में है जो बहादुर राजा, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक, राजा के बारे में मुझे पता चला कि वो बगीचे में भी है और वो बहादुर भी है, दो इन्फॉर्मेशन मिल गई। लेकिन सवाल वही कि बगीचे में बहादुर राजा क्या कर रहा है? लड़ रहा है, सो रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है बहादुर राजा? ये नहीं बताया ना, इसलिए ये भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए ये अभी फ्रेश है। ये देखिए जरा लाइन आप, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन ऑफ ए पैलेस, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन ऑफ ए पैलेस, महल के बगीचे में एक बहादुर राजा। अरे वाह, अब तो राजा के बारे में तीन तीन इंफॉर्मेशन मिल गई कि बहादुर राजा के बारे में बात हो रही है और वो बहादुर राजा जो बगीचे में है, महल के बगीचे में है। तीन तीन इंफॉर्मेशन, बहादुर, बगीचा और महल, है ना। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं अटका हुआ है कि महल के बगीचे में बहादुर राजा क्या कर रहा है, नहीं बताया ये अभी तक आपने, इसलिए ये भी अभी फ्रेश है। तो कहने का मतलब ये है, ये तीनों के तीनों जो लाइंस लिखी हैं, ब्रेव किंग, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन ऑफ ए पैलेस, ये तीनों के तीनों फ्रेज हैं। फ्रेज दो वर्ड का भी हो सकता है, दो से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है, लेकिन वो फ्रेज ही रहेगा जब तक उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ ना आ जाए। ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब। देखिए, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हैं, इन्हें आप देख लो। इन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बिना, हेल्पिंग वर्ब्स के बिना सेंटेंस बनेगा ही नहीं, और जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं है वो फ्रेज है। ठीक, ये सब के सब फ्रेज है। इनमें अगर मैं ये हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दूं तो ये सेंटेंस बन जाएगा। कैसे? देखिए, अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग, हेल्पिंग वर्ब मैंने लगा दी इज, और फाइटिंग मेन वर्ब लगा दी। एक बहादुर राजा लड़ रहा है। अब जाके ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट हुई कि बहादुर राजा क्या कर रहा है, बहादुर राजा लड़ रहा है। ठीक, ये दूसरा सेंटेंस देखिए, अ ब्रेव किंग इन द गार्डन, बगीचे में बहादुर राजा, कोई इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। इज फाइटिंग, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई। बगीचे में बहादुर राजा लड़ रहा है, थैंक गॉड, पता तो चला बहादुर राजा क्या कर रहा है। इसी तरह ये भी अब सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो सकता है इज फाइटिंग लगा के, कि अ ब्रेव किंग इन द गार्डन ऑफ ए पैलेस इज फाइटिंग, महल के बगीचे में एक बहादुर राजा लड़ रहा है। ठीक, तीनों में मैंने इस फाइटिंग लगा दिया, तो ये तीनों के तीनों फ्रेज अब सेंटेंसेस में बदल गए। तो ये होता है फ्रेज। फ्रेज भी आपको समझ में आ गए इसी बात से, और सेंटेंस भी आपको समझ में आ गया, यानी कि सेंटेंस बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता। सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का होना बहुत जरूरी है। हेल्पिंग वर्ब्स बता दी, मेन वर्ब्स बताऊंगा, आपको आगे पढ़ाऊंगा इनके बारे में। अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ जिससे कि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो आज आपने अभी क्या पढ़ा, आपने फ्रेज समझ लिया आपने कि इंफॉर्मेशन देता है लेकिन इनकम्प्लीट और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, ये फ्रेज होता है। सेंटेंस पढ़ा आपने कि ये फ्रेज से बड़ा होता है और ये अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, पूरी जानकारी देता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी होती है। ये भी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब जरा एक चीज पे और ध्यान दीजिए। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है, अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग, पढ़ाया था ना अभी, अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग, यानी कि बहादुर राजा लड़ रहा है। ठीक है, क्या है ये? सेंटेंस है। ठीक, अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग सेंटेंस है। इसी सेंटेंस में एक सेंटेंस फुल स्टॉप लगा दिया मैंने, एक सेंटेंस इसके आगे और लिख दे रहा हूं मैं, क्वीन इज स्लीपिंग, रानी सो रही है, बहादुर राजा लड़ रहा है, फुल स्टॉप, रानी सो रही है, फुल स्टॉप। कितने सेंटेंसेस हो गए? कितने हो गए? दो ना। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ी मदद चाहता हूं हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी में। इन दोनों सेंटेंसेस को जरा मुझे जोड़कर आप बोल सकते हो एक साथ ही, मैं अलग अलग नहीं बोलना चाहता। कुछ ऐसा करो कि दोनों सेंटेंसेस एक बन जाएं, दो सेंटेंस ना रहें, बीच में से फुल स्टॉप हटा दो। ठीक, कुछ बोल के दिखाओ ऐसा कि बहादुर राजा लड़ रहा है, रानी सो रही है, इसको कुछ जोड़कर मुझे बता दो, कुछ ऐसा बता दो एक सेंटेंस लगे।
सोचो। हिंट देता हूँ, हिंदी में बोलते हैं और, इंग्लिश में बोलते हैं एंड। ये लगा के देखो, बहादुर राजा लड़ रहा है और रानी सो रही है ना। अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग एंड क्वीन इज स्लीपिंग। एक बहादुर राजा लड़ रहा है और रानी सो रही है। अब ये कंप्लीट पूरा एक सेंटेंस है, ए से लेके स्टार्ट है ये। अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग एंड क्वीन इज स्लीपिंग। एंड क्वीन इज स्लीपिंग, फुल स्टॉप नहीं लगाए ब्रेव किंग इज फाइटिंग के बाद, एंड लगाए, फुल स्टॉप हटा के एंड लगा दिया। क्वीन इज स्लीपिंग। अब ये पूरा एक सेंटेंस है। अब ये दो सेंटेंस नहीं है इसमें, ये दो तो क्लॉज हैं। अब ब्रेव किंग इज फाइटिंग ये क्लॉज है, एंड के बाद क्वीन इज स्लीपिंग ये दूसरा क्लॉज है, और ये दोनों क्लॉज आपस में मिलके पूरा एक सेंटेंस बना रहे हैं। ए से जो स्टार्ट हुआ है और स्लीपिंग पे आके खत्म हुआ है, ठीक है। अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग एंड क्वीन इज स्लीपिंग, ये पूरा एक सेंटेंसेस है। उस सेंटेंसेस के दो छोटे छोटे क्लॉज हैं जिसके बोलते हैं अ ब्रेव किंग इज फाइटिंग और दूसरा क्वीन इज स्लीपिंग। तो क्लॉजेस का भी अपना कंप्लीट मीनिंग होता है और सेंटेंस का भी अपना कंप्लीट मीनिंग होता है। दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है या मेन वर्ब जरूर आती है। बिना मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के क्लॉज या सेंटेंस नहीं बनता है। लेकिन फ्रेज में ना तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, उसे फ्रेज बोलते हैं, और उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी नहीं होती है। आज हमने कितनी बढ़िया चीज पढ़ी, आज हमने पढ़ा फ्रेज जिसकी कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती लेकिन ये वर्ड से बड़ा होता है, ठीक। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है फ्रेज की। फ्रेज से बड़ा होता है क्लॉज, सेंटेंस भी कह सकते हैं अगर वो अकेला है तो। क्लॉज से बड़ा होता है सेंटेंस जो कि कई सारे क्लॉजेस से मिलकर बनता है। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ते हैं ना सेंटेंस की, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस। तो हम ये भी बोल सकते हैं सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ क्लॉजेस दैट गिव कंप्लीट सेंस, है ना। और जो सेंटेंस की डेफिनेशन बोलते हैं हम उसे क्लॉज की डेफिनेशन बना के बोल सकते हैं कि क्लॉज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है। तो आज हमने क्या ये तीन चीजें पढ़ी, फ्रेज जिसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, क्लॉज कंप्लीट मीनिंग होती है, और सेंटेंस जो क्लॉज से ही बड़ा होता है उसकी कंप्लीट मीनिंग। अभी हमने क्लॉज पढ़ा था, है ना, जो सेंटेंस का ही छोटा रूप होता है और अपना कंप्लीट मीनिंग देता है। उसे क्लॉज भी बोल सकते हैं, सेंटेंस भी बोल सकते हैं, है ना। क्लॉज पढ़ा था। अब क्लॉज के बारे में थोड़ी सी बात और जान लो आप कि क्लॉज दो तरीके के होते हैं। एक होता है मेन क्लॉज और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपको आसान बनाने के लिए समझाऊं कि मेन क्लॉज जिसकी दोनों टांगे होती हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी एक टांग होती है, यानी कि जो लंगड़ा होता है, हम उसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। ऐसे आप समझो, मेन क्लॉज अपना मीनिंग बताने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता, उसका मीनिंग खुद ब खुद समझ में आ जाता है। लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ रहे हैं तो उसका मीनिंग हम तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक साथ में उसके एक मेन क्लॉज नहीं होगा। जब तक साथ में उसके मेन क्लॉज नहीं होगा तब तक हम सबऑर्डिनेट क्लॉज का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, मेन क्लॉज मैंने लिखा कि आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, ये तो मेन क्लॉज हो गया, कंप्लीट मीनिंग बता रहा है ये अपना। अब दूसरा सेंटेंस देखिए आप, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचा, जब वह घर पहुंचा तो क्या, जब वह घर पहुंचा तो क्या, क्या हुआ जब वो घर पहुंचा। इनकम्प्लीट लग रहा है ना, इसके आगे कुछ बताना चाह रहा है ना, बताया नहीं है वो कि जब वो घर पहुंचा तो क्या, जब वो घर पहुंचा मैं भूखा था। अब समझ में आया, जब वो घर पहुंचा तो मैं भूखा था, व्हेन ही रीच्ड होम आई वाज हंग्री, जब वो घर पहुंचा मैं भूखा था। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मीनिंग बताने के लिए इस मेन क्लॉज पे डिपेंड है, लेकिन मेन क्लॉज अपना मीनिंग बताने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज पे डिपेंड नहीं है। अगर मैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हटा दूं और खाली ऐसे मेन क्लॉज को लिखा रहने दूं, आई वाज हंग्री, ये अपना मीनिंग बताएगा। लेकिन अगर मैं ये मेन क्लॉज हटा दूं, आई वाज हंग्री, और खाली ये सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखा रहने दूं, व्हेन ही रीच्ड होम, जब वह घर पहुंचा, तो व्हेन ही रीच्ड होम ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहा है। जब वह घर पहुंचा तो क्या हुआ, ये भी बताओ ना, ये तो नहीं बताया ना, इनकम्प्लीट मीनिंग है ना। इसके आते ही इसका मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं भूखा था, जब वह घर पहुंचा तो मैं भूखा था, कंप्लीट मीनिंग। अब इसका मीनिंग समझ में आया, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि ये डिपेंडेंट है और इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। तो मेन क्लॉज अपना मीनिंग बताने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहता और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपना मीनिंग बताने के लिए मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये दो तरीके के क्लॉज होते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, सुनो, जब कल तुम घर आए थे, आगे बोल।
तो क्या? जब कल तुम घर आए थे। हाँ हाँ, जब मैं कल घर आया था तो क्या? अरे देखो, अभी इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो सबॉर्डिनेट क्लॉज बोल रहा हूँ, यानी कि अधूरी बात बोल रहा हूँ। ये बात इन्हें तब समझ में आएगी जब मैं आगे की लाइन बोलूँगा, यानी कि जब मैं मेन क्लॉज बोलूँगा। जैसे, जब कल तुम घर आए थे। आगे भी बोलेगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। इससे क्या मतलब जब मैं कल घर आया था? पूरी बात बोल। जब कल तुम घर आए थे तो मैं सो रहा था। अच्छा, जब मैं कल घर आया था तो तू सो रहा था। अब बढ़िया पढ़ा था, अच्छा पढ़ा था, है?